तो जी हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारा हिंदी साहित्य और उसमें भी आदिकाल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न हमारे एमसीक्यू रहेंगे और इनकी संख्या रहेगी 50। जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने साथियों के साथ कुछ शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आज हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गार्स दत्तासी, करीमुद्दीन, डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जवाब होगा गार्स दत्तासी। अगले प्रश्न की बात करें, गार्स दत्तासी के ग्रंथ का नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि उनके ग्रंथ का इसमें क्या नाम है। आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर बता सकते हैं कि कितने सही कर पाए हैं। गार्स दत्तासी के ग्रंथ का नाम बताइए। तो जी उनका ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। इस्तवार दला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से अपना आंसर दीजिए। तो जी ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। तबकातु शुअरा के लेखक कौन हैं? इंशाअल्लाह खां, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करीमुद्दीन। तबकातु शुअरा के लेखक का नाम क्या है? तो जी उनका नाम है मौलवी करीमुद्दीन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। तो इसका आंसर हमारा रहेगा तज़किरा ए शुअरा ई हिंदी। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? तो 2 ऑप्शन ऊपर हैं और 2 इसके नीचे हैं। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए है इसका आंसर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगले प्रश्न की बात करें, अगला इसमें प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इसका जवाब आपका ऑप्शन बी आया है, तो बिल्कुल सही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये ग्रियर्सन द्वारा रचित है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम संग्रहकार कौन है? तो जी इसमें उत्तर रहेगा हमारा शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे। तो जी इसका सही जवाब होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो जी इसका हमारा जवाब होगा शिव सिंह सरोज को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? तो जी इसमें इसका आंसर रहेगा शिव सिंह सरोज से। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या बताइए। तो उसमें हमारे कुल कवियों की संख्या थी 952। मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो उन्होंने किया है जी इसको 5 भागों में। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक का क्या नाम है? इसमें आपका उत्तर ऑप्शन बी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है मिश्रबंधु। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख करके वीडियो के एंड में कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए और ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसको कहाँ से इस वीडियो को देख पा रही हैं।
पादरी इफ एक के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जी ये हुआ था हमारा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका आंसर हमारा होगा जी पंडित राधाचरण गोस्वामी से। अगले प्रश्न की बात करें तो आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यानी कि पहले नाम इसका हिंदी शब्द सागर था और बाद में क्या नाम परिवर्तित होकर के रख दिया गया था? तो जी इसका सही जवाब हमारा होगा हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जी इनका प्रकाशन वर्ष है 1929। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, सबसे जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें जी आपका उत्तर ऑप्शन बी है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र के द्वारा ये सबसे व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? तो जी इसका हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन ए, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं हैं? ये चार जो ये दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से सही उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। उनका मानना है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि की श्रेणी में नहीं आती हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जो अभी तक अधूरा है? तो जी इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये ग्रंथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित है और जो कलाकाल या रीतिकाल तक ही पूर्ण हुआ है। विद्वान लेखक अपने जीवन काल में आधुनिक काल पूर्ण नहीं कर सका, अतः यह इतिहास ग्रंथ अभी तक क्या रह गया? अधूरा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न इसमें हमारा नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? तो जी इसका हमारा जवाब होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। किसको कहा गया ये बताना है। हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। तो जी इसका सही जवाब हमारा होगा हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास पर को भी रेखांकित किया है? तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास के में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो जी ये किया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। अगले प्रश्न की बात करें, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? तो जी उन्होंने इसको नाम दिया था चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब माना है? तो जी जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी के आरंभिक काल का समय
जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो उन्होंने माना है 8वीं सदी से। F.E. केई ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? तो जी उन्होंने इसको किया है 4 भागों में। निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है? तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा F.E. केई ऑप्शन डी। किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, आप जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसमें आपका उत्तर आया है रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया था? तो जी उन्होंने किया था इसको 4 भागों में। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? सिद्ध सामंत युग कहने वाले आचार्य का नाम बताना है। इसमें जी आपका उत्तर आया है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसको है? आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किस आचार्य को है? तो 2 ऑप्शन नीचे हैं और 2 इसके थोड़े से ऊपर हैं। तो जी इसका हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल की सीमा अवधि कितनी है? तो एक एक प्रश्न बड़े ही अनमोल समझे जा सकते हैं। आदिकाल की सीमा अवधि कितनी है? तो जी ये हमारी है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पर चर्चा हो रही है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो जी ये कहा है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? आदिकाल को बीजवपन काल का नाम देने वाले आचार्य का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है उसमें? तो जी इसमें हमारा प्रमुख रस है वीर रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 3य प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो जी इसमें उन्होंने विवेचन किया है वीर गाथा काव्य का। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्यों माना है, क्या उनका रीजन रहा है? तो इसे को थोड़ा छोटा करने का प्रयास है ताकि आपको समझ में ये आ जाए। प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि, तो आप अपना आंसर सोच लें और लिख लें। क्योंकि ऑप्शन डी रहेगा उत्तर। अपभ्रंश आभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? हिंदी के सबसे प्राचीन छंद का क्या नाम है? तो जी उसका नाम है दोहा छंद। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? असत्य बताना है आदिकाल में क्या नहीं था। तो आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश आभास हिंदी में है, आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है। तो जी इसका ऑप्शन सी है, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश आभास हिंदी में है, ये गलत है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी किसने माना है? तो जी ये माना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? तो जी उन्होंने माना है 12 ग्रंथों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? इस तरह के गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी लिटरेचर से संबंधित।
वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो जी ये है हमारा है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं कौन सी हैं? तो जी वे हैं जयमयंक, जसचंद्रिका और कीर्ति पताका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? तो जी उन्होंने कहा है अपभ्रंश काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की थी? दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को आरंभ करने वाले आचार्य का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। तो जी ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। और आपका उत्तर इसमें ऑप्शन सी आया है, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने लगभग 50 प्रश्नों पर चर्चा की है और वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपने इसको पढ़कर देख भी लिया होगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।